बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए ये सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की प्रिपरेशन को चेक भी करेंगे और आप लोगों को कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी बताएंगे जो कि आप लोगों की हेल्प करेंगे कि किस कंसेप्ट में क्या क्या वर्ड्स आने पर आपको क्या आंसर लिखना है। ध्यान से देखेंगे सैम्पल पेपर को, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई स्किप बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने बच्चों आ गया बिजनेस स्टडीज का एक बहुत 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 अमेजिंग सैम्पल पेपर। शुरू करते हैं सैम्पल पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर ई बैंकिंग। देखिए स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। चलिए सारे क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आ गए आपके सामने, एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इनके आंसर मार्क करते हैं और आपको समझाऊंगा भी किसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा, ये समझाना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर ई बैंकिंग। इनमें से ई बैंकिंग अंदर क्या नहीं आता? EFT, ATM, ओवरड्राफ्ट या डेबिट कार्ड। भाई सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है, इनमें से कौन सा ई बैंकिंग में नहीं आता, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट ई बैंकिंग में नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डेबिट कार्ड, ये सबके सब ई बैंकिंग में हेल्प करते हैं। ओवरड्राफ्ट ई बैंकिंग का पार्ट नहीं होता, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 2, विच डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनमें से किसकी अपनी अलग पहचान नहीं होती? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सोचिए एक बारी, देखिए प्राइवेट कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, गवर्नमेंट कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की भी अपनी अलग पहचान होती है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्योंकि गवर्नमेंट की होती है, ये गवर्नमेंट की ही मानी जाएगी और इसकी अपनी अलग पहचान नहीं है, इसकी पहचान सरकार से ही है। जो भी सामान खरीदेगी सरकार के नाम पे खरीदा जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। इंडस्ट्रीज लाइक शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी आर पुट अंडर द विच कैटेगरी। देखिए शुगर मिल हो, ऑयल रिफाइनरी हो, सब किस कैटेगरी में आते हैं बच्चे? ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। देखो इंडस्ट्री तो है ही ना, रिफाइनरी हो कुछ भी हो, भले चाहे इनका शुगर मिल है, कंफ्यूज कर रहे हैं कि अच्छा शुगर है, भाई है तो इंडस्ट्री, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इनमें से कौन सी चीज या इनमें से कौन सा इंश्योरेंस इंडेमनिटी में नहीं आता? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। इंडेमनिटी का मतलब है कि हम जो भी जिस इंसान ने इंश्योरेंस लिखा है उसको उसी पोजीशन में लेकर आएंगे जिसमें वो किसी कैलमिटी से पहले या किसी इवेंट से पहले था। तो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जितना मर्जी पैसा दे दूं मैं किसी इंसान को जिंदा नहीं कर पाऊंगा। तो इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है एमसीक्यू में, आपको हो सकता है शायद 1% चांस है, मिल सकता है। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, it is a type of saving bank account in which excess of a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit account। सेविंग अकाउंट ऐसा है जिसमें एक लिमिट से ऊपर जैसे ही पैसा जाता है एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबको पता है ये बहुत इजी है, इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, इसका पूरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन हमारे सामने। असर्शन है द वॉल्यूम ऑफ B2B ट्रांजेक्शन इज मच हायर देन द वॉल्यूम ऑफ B2C ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली बात है B2B ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, B2C कम होती है, ठीक है। रीजन है टू फैसिलिटेट अ सिंगल ट्रांजेक्शन देयर आर नंबर ऑफ B2B ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली बात है एक सिंगल ट्रांजेक्शन को सेटल आउट करने के लिए बहुत सारी B2B ट्रांजेक्शन हमें करनी पड़ती है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है, हमें करनी भी पड़ती है उसको। बिल्कुल ठीक लिखा है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इसलिए ए हमारा आंसर रहना चाहिए कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन करता है। पॉल्यूशन डज नॉट चेंज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। ओके, पॉल्यूशन से इनमें से किसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। बेसिकली इनका इन 3-4 में से किस ऑप्शन में फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज नहीं आता पॉल्यूशन की वजह से? वाटर में चेंज आएगा, लैंड में आएगा, एयर में आएगा। 3 तरह के पॉल्यूशन भी आपको पता ही है, ठीक है। प्लांट में कोई पॉल्यूशन नहीं आता, बेसिकली प्लांट कोई पॉल्यूशन का टाइप नहीं, आप ये समझो। बाकी तीनों पॉल्यूशन के टाइप हैं, ठीक है, आपको पता ही है। वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नाम सुने होंगे सबने अपना। प्लांट पॉल्यूशन नाम का कोई है नहीं, इसलिए आंसर प्लांट पॉल्यूशन, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट, बिजनेस पीपल हैव द स्किल टू सॉल्व डैश। ओके, बिजनेस पीपल में लोग जो बिजनेस करते हैं उनमें किस टाइप का स्किल होता है, ठीक है। सारी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कुछ सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई भी सोशल प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने का, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। देखो बेटा, ना तो ऑल वाले तो हो ही नहीं सकते, किसी भी इंसान में इतना परफेक्शन नहीं है कि वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सारी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूं बिजनेस पीपल में कुछ सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो स्किल हो सकता है, इतना तो हर इंसान कर ही सकता है, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं सोसाइटी के लिए। अगला, इट वाज कमर्शियल टाउन एंड ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। ओके,
भाई ये आप लोगों ने पढ़ा ना, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे सामने दे रखा है काफ़ी सारे हुंडी, दाशनी हुंडी, उसमें दे रखा है मेजर एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स वगैरह के बारे में। तो उसमें इसका आंसर लिखा है पेशावर, ध्यान रख के चलना इस बात को, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत इसको रीड करके चल लेना, रीड करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी टफ है। और जिन्हें फुल में से फुल मार्क्स नहीं चाहिए वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मल्टीपल शॉप्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू एलिमिनेट डैश। ओके, मल्टीपल शॉप आपको पता है कंपनी अपने सारे शोरूम खोल लेती है, इससे किसको एलिमिनेट करा जा रहा है? कंपनी खुद जब सारा काम करे तो किसको एलिमिनेट कर रही है? रिटेलर को, कस्टमर को। कस्टमर तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर थोड़ी ना एलिमिनेट होगा, इससे एलिमिनेट होता है मिडलमैन। मिडलमैन का मतलब वो सारे चैनल, होलसेलर, रिटेलर, बीच में सारे हट गए, होलसेलर भी हट गया, रिटेलर भी हट गया, कंपनी ने सीधा अपना ही शोरूम खोल लिया, ठीक है। तो कंपनी खुद रिटेलर बन गई, तो रिटेलर को नहीं हटाया, बीच में होलसेलर को हटा दिया, तो कंपनी खुद अपने आउटलेट खोल रही है, इसको हम कहते हैं मिडलमैन को हटा दिया, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से डील करती है। ये हमेशा किस में होता है? मल्टीपल शॉप में होता है, ध्यान रख के चलेंगे। मल्टीपल शॉप का एग्जाम्पल आपको पता है बाटा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, सोर्स ऑफ फाइनेंस पूछा गया आपसे, आप लोग जानते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में से कोई आंसर इसका, देखते हैं एक बारी। JAL Limited is a company dealing in organic product. The company requires funds for short term in order to meet the additional demand during festival season. The financial manager of the company has suggested that a company can borrow funds from OWN Limited. Okay, एक कंपनी दूसरी कंपनी से बोरो कर रही है। सबको पता है जब भी एक कंपनी, किसी भी कंपनी है, ध्यान रखना, JAL Limited पैसा ले रही है किससे? OWN Limited से। एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब भी पैसा बोरो करे, ठीक है, जब दो कंपनी के बीच में पैसे का लेन देन हो, तो इसका आंसर हमेशा 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 आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, आपसे पूछा गया विच मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सुटेबल फॉर हिम। देखते हैं मेथड कौन सा सुटेबल है। मिस्टर प्रेमचंद इज एन इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश एंड इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप। ओके, तो मिस्टर प्रेमचंद के पास पैसा बहुत बहुत पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपकमिंग स्टार्टअप्स में। तो स्टार्टअप्स पैसा लेते हैं ना बेसिकली, तो मिस्टर प्रेमचंद देना चाहते हैं पैसा, तो इनके बीच में लिंक को हम क्या कहते हैं? क्या ये क्राउड फंडिंग है, वेंचर कैपिटल है, बूट स्ट्रैपिंग है, या एंजल इन्वेस्टमेंट है? तो भैया मिस्टर प्रेमचंद रहेंगे एंजल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट में वो इंसान है जो आपके स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है, उसको एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्राउड फंडिंग आपको होता है पब्लिक से पैसा लेना। वेंचर कैपिटल में आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ता है, कैपिटलिस्ट हमारे वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जिनसे हम उधार लेते हैं। और बूट स्ट्रैपिंग में अपने जूते खुद घिसो, अपना पैसा खुद लगाओ, सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, डैश आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इशूड एट हैवी डिस्काउंट। डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो भैया डेट इंस्ट्रूमेंट में देखो पहले कौन कौन से हैं। इक्विटी शेयर तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, काट दो। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है? डिबेंचर आपको पता है बेटा, कब डिबेंचर कभी डिस्काउंट पे तो इशू नहीं होते हमारे जनरली अपना, तो हैवी डिस्काउंट पे जो इशू होने वाले हैं वो बॉन्ड्स ही हैं। बॉन्ड्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, बॉन्ड्स डिबेंचर ही होते हैं एक तरीके का, लेकिन ये हैवी डिस्काउंट पर इशू होते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या है हमारे पास। आपसे पूछा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन सा है? आईपीआर पहचाना है, कौन सा है यहाँ पे? आईपीआर कौन सा है यहाँ पर? आपसे ये पहचानने को कहा गया है, आईपीआर पहचानना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग भी। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मानक प्राइवेट लिमिटेड डेवलप अ फॉर्मूला आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ लेबर. दिस फॉर्मूला वाज क्वाइट न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस. Not only this, but the formula could be practically used in the related industry. One could get this formula a glimpse of the ingenuity and creativity of the research and development department of the company. The company is apprehensive not somebody else could get the benefit of this formula. Okay, देखिए कंपनी ने कुछ नया बनाया है, कंपनी चाहती है वो अपने नाम पे उसको जो है रजिस्टर्ड करा ले ताकि और उसको कॉपी ना कर पाए इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला हो, इन्वेंशन हो, इन सबको क्या कराना पड़ता है बेटा? जब भी आप कुछ नया कुछ डिस्कवर करोगे तो इनको आपको कराना पड़ता है पेटेंट। ध्यान रख के चलना इस बात को, इनको कराना पड़ता है क्या? पेटेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रेडमार्क कंपनी अपने नाम पर लेती है बेसिकली, ट्रेड सीक्रेट कंपनी के अपने ट्रेड सीक्रेट हो गए, अपनी अपनी पॉलिसीज हो गई अलग, ठीक है। और कॉपीराइट आपको पता है जो कि रिटर्न मटेरियल होता है उस पर हमारा कॉपीराइट होता है। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला अलग अलग कंपनी यूज़ कर सकती है, इसलिए इस फॉर्मूले को कराना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रेनुका प्राइवेट लिमिटेड इज अवेलिंग सच टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स सप्लायर्स विद which is generally extended by one trader to another for purchase of goods and services. It facilitates the purchase of supply without immediate payment. देखिए जब भी आया ना विदाउट इमीडिएट पेमेंट, ठीक है, हाथों हाथ पैसे नहीं देने, मतलब उधार मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है? उधार।
उधार वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बहुत सिंपल है, उसका नाम होता है ट्रेड क्रेडिट। ध्यान रख के चलना, ये लाइंस बहुत कॉमन है हमारी, ठीक है। जो पैसा एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर पे लगाता है उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। बहुत अच्छा है पॉइंट, अच्छे से याद करेंगे इस पॉइंट को, इसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। भविष्य में ले लेंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट बाय एन इंडिविजुअल। देखिए, एक इंडिविजुअल जब एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट करता है, ठीक है, या बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या इस प्रोसेस का नाम एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्राइज है, ऑल ऑफ द अबव? बेटा इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर पर्सन है, एंटरप्राइज वो एंटिटी है जो बन रही है, ठीक है, जो कंपनी बन रही है, जो बिजनेस बन रहा है, उसका नाम है एंटरप्राइज, और जो प्रोसेस है पूरी उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तीनों आपस में कोरिलेटेड है, ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 17, अ डॉक्यूमेंट विच एन एक्सपोर्टर सेंड्स इन रिप्लाई टू द इंक्वायरी ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर इन फॉर्म ऑफ कोटेशन। ओके, देखिए, जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कहता है कि भैया मेरे को ये सारा माल खरीदना है, आप जरा बताओ कितने कितने का पड़ेगा, तो वो एक लेटर भेजता है। उस लेटर में क्या क्या होता है, उस लेटर को क्या कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो बेटा इस लेटर को हम कह के चलते हैं कोटेशन, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में कोटेशन है हमारी, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोटेशन, ठीक है। इस बात हम ध्यान रख के चलेंगे, कोटेशन है बेसिकली। कोटेशन मीन्स कौन सा माल कितने का पड़ेगा, कितना जीएसटी वगैरह, कितना कितना चार्जेस वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोटेशन। इसको हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस भी कहते हैं, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ओके भैया, अगर मुझे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहिए तो क्या खोलूं? LSI, लार्ज स्केल बिजनेस, कंपनी, स्मॉल बिजनेस, नन ऑफ दीज। तो ये आप सबको पता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनेस हमेशा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस कहीं पर भी स्टैब्लिश हो सकते हैं। ये केवल शहरों में नहीं होते बल्कि गांव में भी हो जाते हैं, कस्बों में भी हो सकते हैं, जहां मर्जी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। टाउन में, सिटी में, विलेज में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसलिए हमेशा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करनी पड़ेगी। इनको हम SSI भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टैक्स स्लैब बता दो भाई कितने होते हैं जीएसटी के हिसाब से। सबको पता है, वैसे तो ये सब लोग जानते हैं जीएसटी के कितने टैक्स स्लैब हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से इसको समझा भी होगा कि जीएसटी के कितने टैक्स स्लैब है हमारे पास। तो सभी लोग इसको मुझे लगता है शायद बहुत ईजिली जानते भी होंगे बिना किसी दिक्कत के। जीएसटी के बेटा हमारे पास वैसे हैं 5 टैक्स स्लैब, ठीक है। कौन कौन से बता देता हूँ। एक तो होता है हमारा 0%, ठीक है। उसके बाद एक तो है हमारे पास 5%, फिर उसके बाद होता है हमारे पास 12%, फिर होता है हमारे पास 18%, और लास्ट में होता है हमारे पास 28%। ये हमारे जीएसटी के कुछ स्लैब्स हैं जो कि लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, होलसेलर सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट होलसेलर। ओके, होलसेलर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको। होलसेलर बाय करता है गुड्स को बिगर लॉट में, बिल्कुल करता है। होलसेलर यूजली स्पेशलाइज होता है वन प्रोडक्ट लाइन में, बिल्कुल होता है। होलसेलर एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होता है, क्योंकि वो तभी तो उसको बल्क में खरीद पाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करेगा तो बल्क में खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद होलसेलर अंडरटेक एडिशनल एक्टिविटीज लाइक ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्टोरेज, प्रमोशन, ये सब होलसेलर करता है। हाँ यार, सब होलसेलर ही करता है, ग्रेडिंग, प्रमोशन वगैरह हेल्प करता है ना हमें, तो सब है, बिल्कुल है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। क्यों बना था WTO? बड़े सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए, कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स रेगुलेशन को बनाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजीली जो भी याद कर रखा है इसके अंदर आप आंसर दे सकते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस पहचानेंगे अगले केस में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो मजा आएगा उस क्वेश्चन को करके। चलिए, पहला, इट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। हाथ तो और पैसा नहीं देना, अभी बताया था। जब जब ये लाइन आएगी विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, तो इसका आंसर हमेशा सबको पता है क्या आएगा, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। अभी पीछे भी क्वेश्चन मैंने लाइन मार्क करके दी थी आपको, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज अ रिजर्व फॉर यूज इन फ्यूचर। देखिए, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, केप्ट एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। जब भी प्रॉफिट का पार्ट रखा जाएगा साइड में, इसका आंसर हमेशा रहेगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये इसका आंसर हमेशा रहता है क्या, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला, दिस सोर्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिबेंचर। इक्विटी और डिबेंचर का मिक्सचर को हम कहते हैं क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। सबने नाम तो सुना ही होगा प्रेफरेंस शेयर्स का। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो फटाफट जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। पेपर है भैया,
जैसे ही पेपर हो सकता है शायद कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाए, और नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो रही है ना। जब आप ये सारा जजमेंट करोगे तो आपकी जजमेंट एबिलिटी डेवलप होगी, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाए और आप कहें अरे सर थैंक यू आपने बचा लिया, तब बोल देना थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हम क्या कहते हैं, सबको पता है रिटेन अर्निंग या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल जब भी पूछा जाए, ठीक है, और रिडीम नहीं होता कभी लाइफ में, ये लाइन मेंशन करी जाए तो इसका आंसर हमेशा रहेगा इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर हमारा परमानेंट शो होता है कैपिटल का, और ये कभी वापस रिडीम नहीं करे जाते, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल प्रॉपर्टीज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब मोर्टगेज, गिरवी रखना पड़ता है हमें, तो गिरवी रखने वाला एक ही है सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा, उसका नाम है डिवेंचर। इसके चक्कर में हमें बहुत कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बहुत ही खतरनाक सोर्स है, और इंटरेस्ट भी हर बार देना पड़ता है इसका। उसके बाद हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी का माल देंगे, सही रेट पे देंगे, एडवर्टाइजिंग सही करेंगे, कंज्यूमर को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, कुछ भी लिख लेना। उसके बाद बिजनेस एथिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है वैसे भी क्वेश्चन ये, इसको जरूर करके जाना, उसके एलिमेंट जरूर करके जाना। बिजनेस एथिक्स बताता है कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज, बेसिकली ये कुछ ऐसे जजमेंट देता है जो आपको पता होने चाहिए कि बिजनेस करते हुए आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, या सोसाइटी को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन आपके लिए बनाता है बिजनेस एथिक, ताकि आप अपने बिजनेस को मॉरल वैल्यूज के हिसाब से जस्टिफाई कर पाएं और आप बेमानी ना करें कुछ भी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। इसके काफी एलिमेंट है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, फ्रेमिंग कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स रेगुलेशन बनाना अपना, तो इसके एलिमेंट्स आपको याद करके जाने पड़ेंगे, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद जीएसटी के ऊपर नोट लिख ही देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन 3 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चर। ये हमारा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होलसेलर की मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस, होलसेलर की रिटेलर को सर्विस, रिटेलर की मैन्युफैक्चर को सर्विस और होलसेलर को सर्विस, और रिटेलर की आगे कस्टमर को सर्विस। ये चारों सर्विस में से क्वेश्चन 100% आना है, अच्छे से करके जाना है इसको। मैंने आपको बता ही रखा है बिजनेस स्टडीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी, ऑब्वियस ही बात है, नहीं देखी तो जाके देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम स्कूल में, मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन हाँ 90% स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें आई हैं जो मैंने बताई थी। 10% रही हैं, 10% लोगों से मैंने सुना भी है कि सर आपका पता है कुछ नहीं है। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, आपके स्कूल का पेपर 100% तो गैस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्कूल में अगर आ रहा है तो मेरे लिए बहुत है। 50% स्कूल में भी आ जाता तो मानूंगा मैं जीत गया, मुझे हर इंसान से जीतने की जरूरत नहीं है, बहुत है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो होलसेलर मैन्युफैक्चर को क्या क्या देता है, ऑब्वियस ही बात है, रेगुलर गुड्स सारे के सारे बनाने का मौका देता है, ठीक है, एडवांस पेमेंट भी जमा करा देता है सारी की सारी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, अरे बड़े सिंपल है यार, इसके 3 फीचर भी बता दो। पब्लिक डिपॉजिट आपको पता ही क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें एक कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और उस रेट पर लेती है जिस रेट पर उस कंपनी को बैंक से पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है। और पब्लिक कंपनी को पैसा इसलिए देती है क्योंकि कंपनी उसको बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा होता है, सीधी सी बात है। इसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसके 3 फीचर आप लिख सकते हैं, बढ़िया सोर्स है फाइनेंस का और अच्छा भी है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इसके 3 फीचर। प्रेफरेंस शेयर्स हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, इक्विटी और डिवेंचर का मिक्सचर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और इनको प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहते हैं, कमाल है। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस मींस प्रायोरिटी है। किस चीज की प्रायोरिटी है, पहला कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी तो पहले इनको डिविडेंड देगी, बाद में इक्विटी वालों को देगी। और दूसरा जब कंपनी वाइंड अप करेगी, बंद होगी, तो पहले इनकी लायबिलिटी को सेटल करेगी, बाद में इक्विटी वालों को देगी। तो इसलिए इनके पास प्रेफरेंस है 2 रूप में, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आ गया हमारे पास। इन द डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशन पूछी गई है यार, बता दो क्या है लिमिटेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की। एक तो लिमिटेड कैपिटल, पैसा क्योंकि सारे कंजूस लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली लेते हैं अपना, तो पैसे की कमी रहती है। और दूसरा इसके अंदर ओपिनियन भी मैच करना बड़ा मुश्किल है, मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होता इनका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फ़र्क है भाई। नंबर ऑफ मेंबर की बात करूँ, डायरेक्टर की बात करूँ, प्राइवेट के 2 हैं, पब्लिक के 3 हैं। मेंबर की बात करूँ, प्राइवेट के 2 हैं और पब्लिक के शायद 7 हैं, एक बार चेक कर लेंगे इसको अपना। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करूं तो प्राइवेट में शेयर ट्रांसफर नहीं होते, पब्लिक में ट्रांसफर हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करूं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं शेयर के लिए, तो प्राइवेट इनवाइट नहीं कर सकता, पब्लिक इनवाइट कर सकते हैं शेयर्स के लिए, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 अंशुल का क्वेश्चन है कुछ, और बेसिकली पूछा गया है डिफरेंस देना है
रिवॉर्ड के बेस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पहले डिफेंस पे लेते हैं। अंशुल है एक बिजनेस चला रहा है ग्रोसरी शॉप का, उसका बड़ा भाई अंकुर एडवोकेट है और सिस्टर जो है प्रियंका वो क्लर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके तीनों किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताना है, ठीक है। अंकुर बिजनेस चला रहा है ग्रोसरी शॉप का, तो बिजनेसमैन हो गया हमारा, ध्यान रख के चलना, ठीक है। बिजनेस, उसका एल्डर ब्रदर एडवोकेट है तो ये हो गया प्रोफेशन, और उसकी बहन जो है वो क्लर्क है तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस देना आपको, रिवॉर्ड रिटर्न के बेस पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर। सबको पता है बिजनेस का रिवॉर्ड मिलता है आपका प्रॉफिट के रूप में, प्रोफेशन का भी ऑब्वियस ही बात है प्रोफेशनल फी के रूप में, और एम्प्लॉयमेंट का सैलरी के रूप में, ध्यान रख के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बिजनेस में, उससे कम प्रोफेशन में और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट में, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। रिस्क की बात करूँ सबसे ज़्यादा बिजनेस में, उससे कम प्रोफेशन में और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट में, ये भी ध्यान रख के चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अगला, नेम द टाइप ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस का कौन सा टाइप है, उसके 3 बेनिफिट बताने हैं, ठीक है। देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ भी OLX का नाम आ जाए ना, हमेशा ध्यान रख के चलना, जहाँ भी OLX का नाम है वो हमेशा आंसर आएगा C2C, क्योंकि OLX क्या करता है, OLX पुरानी चीज़ों में डील करता है, और पुरानी चीज़ें ऑब्वियस ही बात है, जब पुरानी चीज़ों की बात आए तो पुरानी चीज़ कौन बेचेगा भाई, जो खरीद रहा है वो भी कस्टमर है और जो बेच रहा है वो भी कस्टमर है। तो जब OLX का नाम आए समझ जाना C2C रहेगा हमेशा, और उसके बेनिफिट बता देना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईजिली आप कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल पेमेंट हमारे पास NEFT और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। NEFT आपको पता है, RTGS NEFT का एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारे पास। NEFT ट्रांजैक्शन को बैचेज में सेटल करती है, अच्छा सोर्स है फाइनेंस का, और इसके ऊपर कमीशन भी बैंक कम से कम चार्ज करता है, तो आप इसको याद से कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड आपको पता ही है, ये जनरली पहले करंट अकाउंट वालों को दिया जाता था, और इसके अंदर आप वो पैसा यूज़ कर सकते हो जो आपके अकाउंट में है ही नहीं, दैट इज क्रेडिट कार्ड, ध्यान रख के चलना, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर में क्या डिफरेंस है, ये हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर अपना डायरेक्ट टॉपिक ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, इनकॉर्पोरेशन बेटा आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें आपका मेमोरेंडम चाहिए, आर्टिकल भी चाहिए, सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं अपना बेसिकली, ठीक है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट आपको पता होने चाहिए अपना, सारे के सारे अपना। उसके बाद उसके सारे मेमोरेंडम के क्लॉजेस भी आपको सबमिट कराने पड़ते हैं, फीस भी सबमिट करानी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, उसके फीचर बता दो, बहुत सिंपल है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको पता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसके फीचर में इसको लीड करा जाता है कर्ता के द्वारा, बाकी सबको को पार्टनर्स कहते हैं अपना। इसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सब को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और सारे बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, कर्ता ही सब कुछ करता है, इस बात को ध्यान रख के चलना। अगला हमारे पास ओके, इंटरनेशनल बिजनेस बेनिफिशियल नेशन और बिजनेस फर्म। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे बता देना, नेशन को क्या है बिजनेस को क्या है, दोनों आपको बताने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन में हमारे पास पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने आ गए, इन सबको एक्सप्लेन करना है। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, सेंडिंग कोटेशन, रिसिप्ट ऑफ इंटेंट, असेसिंग इंपॉर्टेंट क्लाइंट, शुरू के 3-4 पॉइंट है हमारे, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, लिखने पड़ेंगे भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लेना, समझ लेना। और जो हमारे लास्ट वाले 2 चैप्टर है ना भाई, अगर किसी को सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन करने हैं, ओनली पासिंग मार्क्स, तो मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट के 4 चैप्टर कर लो, चैप्टर के नाम भी सुन लो ध्यान से मेरी बात। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस अच्छे से कर लो, ठीक है, इंटरनल ट्रेड अच्छे से कर लो, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज अच्छे से कर लो, और इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से कर लो। ये 4 चैप्टर आपको बहुत ईजिली पास करा देंगे बिना किसी दिक्कत के, और इन सारे चैप्टर की बहुत अमेजिंग केस स्टडीज आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सच में बहुत अच्छी केस स्टडीज आपको देखनी चाहिए एक बार, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, और हो सकता है शायद कुछ लाइंस एज इट इज आपको मिल जाए जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी, तब आप बाद में जाके थैंक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, ओके, आपको बताना है कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपको पता है कौन कौन से होते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, बताएंगे इन 3 में से कौन सा आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, टेंशन ही खत्म होना, इसका आंसर आप बताएंगे कि इन 3 में से क्या आंसर है इसका, आप बताओगे मुझे, क्या इसका आंसर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, ये आप बताएंगे इन 3 में से, आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। आगे आप बता ही देंगे, कैरेक्टरिस्टिक उसके बता देंगे, लिमिटेशन आप बता देंगे, और बाकी तो सिविल सर्वेंट होते नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, पहचान सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। पता भी चल जाएगा कितने लोग लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, पता भी तो चलेगा, तो बता देना 33 का आंसर ये है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 34, आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम IIM लखनऊ, हरीश डिसाइड टू एंटर इनटू अ स्टार्टअप। ओके, अच्छी बात है। आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट ही फाउंड दैट देयर इज considerable scope for food delivery business. However, Harish is not sure of the ways
इन विच ही कैन फाइनेंस हिज स्टार्टअप। ओके, फाइनेंस करना भैया, पैसा अरेंज करना है। सो ही कंसल्टेड हिज फ्रेंड पीयूष हु हिमसेल्फ स्टार्टेड अ स्टार्टअप 1 year बैक। पीयूष सजेस्टेड हिम नंबर ऑफ वेज। ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टार्टअप। फाइनेंस स्टार्टअप फाइनेंस कराना है, कैसे कैसे कर सकते हैं भैया, पैसा अरेंज करने के तरीके बहुत सारे हैं। बूट स्ट्रैपिंग का नाम सुना होगा, बूट स्ट्रैपिंग, अपने जूते खुद घुसिए, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल बहुत सिंपल है, वेंचर कैपिटल हमारा बहुत बढ़िया पॉइंट रहता है हमारा, ठीक है। आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास भी जा सकते हैं, एनबीएफसी हम कहते हैं, ठीक है। आप एंजल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टमेंट अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब है हमारे, और भी काफ़ी पॉइंट है इसके अंदर, आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेज टू फंड स्टार्टअप, याद से कर लेंगे इसको अच्छे से, बढ़िया टॉपिक है हमारा। सो आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने कम से कम टाइम में आपको एक पूरा सैम्पल पर रिवाइज करा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छा करना बेटा, अच्छे से करना, जितना कर रहे हो चैप्टर चाहे सारे ना करो, जितने करके जा रहे हो उनको बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करके चलना। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।